दोस्तों आप कैसे, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज दोस्तों हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर है 18। दोस्तों आपने अभी तक 1 से लेकर 17 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए ज्यादा बात ना करते हुए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी है पहाड़ी हिंदी। दोस्तों आपको बता दें कि जो जो ब्रज भाषा है ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके साथ दोस्तों पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी और इसके साथ खड़ी बोली 5 भाषाएं आती हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों हिंदी भाषा के विकास मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया पूछ रहा है, तो हम लोग जानेंगे कि अनुच्छेद 343 में यह अनुच्छेद 343 को हिंदी राजभाषा घोषित करता है, हिंदी को राजभाषा घोषित करता है, जबकि अनुच्छेद 343 राजभाषा आयोग का गठन करता है और अनुच्छेद 348 यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में हिंदी में कार्यवाही के संबंधित है। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 351 में ये हिंदी के विकास के लिए निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात है क्वेश्चन नंबर 3। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है। दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सी व्यंजन ध्वनि है जो स्वर तंत्रियों में कंपन करती है, तो आपको पता होना चाहिए हाँ एक ऐसा काकल्य वर्ड है जो स्वर तंत्रियों में व्यंजन करता है। हाँ ये होता है काकल्य वर्ड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका भी। आगे बात है क्वेश्चन नंबर 4 की कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जब कोई बात कर रहा था तो वहां पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए है विवरण, ऑप्शन नंबर बी है लाघव, ऑप्शन नंबर डी है रेखांकन, ऑप्शन नंबर डी है लोप। तो ये यहाँ हम लोग विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? विवरण चिन्ह। जो दोस्तों कैसे लगता है, ये ऐसे लगता है चिन्ह। आगे बात करेंगे रसोईया में प्रत्यय है। दोस्तों रसोईया में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर है या, ऑप्शन नंबर बी है या, ऑप्शन नंबर सी है आ, ऑप्शन नंबर डी है रस। तो इसमें दोस्तों या प्रत्यय, क्या प्रत्यय या, क्योंकि ये रस प्लस या से बनता है। किससे? रस प्लस या से मिलकर बनता है रसोईया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6। किस शब्द में उस उपसर्ग नहीं है। दोस्तों किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, मतलब जिसमें प्रत्यय, एक में प्रत्यय, 3 में उपसर्ग है। दोस्तों अप प्लस बाद, तो अप क्या हो गया? उपसर्ग होगा। अप्रभाव, अप्रा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और इसे पराजय में परा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर वी जो है इसमें लिखाई, तो आई इसमें प्रत्यय क्या है? आई। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर डी है ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ग्राम। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों कौन सा पुल्लिंग शब्द है? आपका आभार ये पुल्लिंग है, आपकी माया ये स्त्रीलिंग है, आपकी रात्रि ये भी स्त्रीलिंग है, आपकी दया ये भी स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। तो पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। अब पंक्तियों या पंक्तियों, तो यहाँ पे पंक्तियां सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंक्तियां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ये तीनों गलत है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10। नीतू राहुल की बहन है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो नीतू राहुल की बहन है, वो एक संबंध बता रहा है कि वो उसकी बहन है, तो संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संबंध कारक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है।
दोस्तों निश्चयवाचक। अब देखो दोस्तों ऑप्शन 4 दिए गए। आप हो गया निजवाचक, मैं हो गया निजवाचक, जबकि तुम तुम और वह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, जबकि तुम क्या हो गया, ये हो गया मध्यम, ये हो गया मध्यम पुरुष, ये भी नहीं होगा। तो तुम यहाँ वह सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? वह। अगली बात में क्वेश्चन नंबर 12, यह दुकान मेरे भाई की है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन, यह दुकान मेरे भाई की है। इसमें दोस्तों क्रिया विशेषण है या विशेषण है या संज्ञा है या संकेतवाचक सर्वनाम है। रेखांकित बताना है। वह क्या है? रेखांकित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। अब मनीष ने गाय को चारा खिलाया। ऑप्शन नंबर ए है नामदात, ऑप्शन नंबर बी है कृदंत, ऑप्शन नंबर सी है अब प्रेरणात्मक, ऑप्शन नंबर डी है द्विकर्मक क्रिया। तो मनीष ने गाय को चारा खिलाया। एक तो गाय, एक गाय कर्म हो गया, एक चारा कर्म हुआ। क्या है? चारा कर्म हो गया। तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो द्विकर्मक क्रिया। आगे बात करेंगे रोगी चल नहीं सकता का भाववाचक में रूपांतर क्या हुआ। तो चल का हमें भाववाचक बनाना है। क्या बनाना? चल का भाववाचक। तो इसका हो जाएगा चला। क्या हो जाएगा? चला। चला। अब देखो दोस्तों चला किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, सिर्फ ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोगी से चला नहीं जाता। आगे बात करेगी क्वेश्चन नंबर 15, वह खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक वेद है? वह खाना खा चुका था। तो यहाँ कार्य पूर्ण हुआ है। कार्य पूर्ण हुआ कि वो काम कर चुका है, अपना खाना खा चुका है। तो यहाँ सामान्य भूत नहीं होगा, यहाँ असन्न भूत नहीं होगा, संदिग्ध भूत नहीं होगा, यहाँ संपूर्ण भूत होगा, मतलब पूर्ण भूत होगा। आगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17, तुम दिन भर घूमते रहते हो। अब भर शब्द कौन सा अव्यय है? तो तुम दिन भर, दिन तो बोला, उसने दिन बोला, लेकिन उसमें एक अव्यय लगा दिया। क्या? दिन भर। भर भर एक निपात है जो जोड़ देता है किसमें? दिन भर घूमने के लिए जोड़ देता है। तो ये निपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निपात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करिए क्वेश्चन नंबर 17, वे सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, वे सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रदान होते हैं। ऑप्शन बी है एक एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। ऑप्शन नंबर सी है एक उद्देश्य और एक विधेय हो। और 4 है कि आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो नहीं। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाला। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानी, ज्ञाता, जिज्ञासु या ज्ञानेंद्र। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिज्ञासु, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। आगे बात करेंगे अंदर 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 कढ़ाई में गुड़ पकाना। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना का अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ हुआ गुप्त मंत्रणा करना, मतलब किसी के सामने नहीं, गुप्त मंत्रणा करना। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, स्नेह मग्न में कौन सा समास है? स्नेह मग्न में कौन सा समास है? दोस्तों स्नेह मग्न, अब स्नेह मग्न में कौन सा समास है? तो दोस्तों द्वंद्व समास है नहीं, अव्ययभाव है नहीं, यहाँ भारत कोई लगा नहीं है, यहाँ द्विगु संज्ञावाचक है नहीं, यहाँ योजक चिन्ह है नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर वी सी सही हो जाएगा, यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर एक की पत्नी शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? निशब्द, जमाता, आविष्कार या देवाऋषि। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ आविष्कार शुद्ध लिखा है। क्या लिखा है? शुद्ध आविष्कार। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। तो वाक्य में त्रुटियां सुधारे। तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्वहन किया। गलत। ऑप्शन नंबर सी है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। यह नेतृत्व ठीक हो जाएगा, नियंत्रण नहीं नेतृत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बात करिए क्वेश्चन नंबर 22। तामसिक का विलोम है दोस्तों। तामसिक का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दृढ़, ऑप्शन नंबर बी है सामिस, ऑप्शन नंबर सी है सात्विक, ऑप्शन नंबर डी है अभय। और तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सात्विक। क्या सही हो जाएगा? सात्विक। यहाँ तामसिक का मतलब है सात्विक, सात्विक होगा। आगे बात करिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? दोस्तों निंदा का पर्यायवाची, दोस्तों निंदा का पर्यायवाची स्तुति होगा। ऑप्शन नंबर ए स्तुति, अभिष्मान या बरखुरदार या गुस्सा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्साह, उत्साह। ऑप्शन नंबर डी गुस्सा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों कौन सा निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो पतन, पतन, पत्ता, पक्षी या पक्ष। तो कौन सा? तो यहाँ दोस्तों तद्भव मतलब हिंदी का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्ता, यहाँ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ता। पत्ता यहाँ एक तद्भव है, इसका इसका तत्सम रूप होता है पत्र। क्या होता है? पत्र। जबकि दोस्तों अपक्षी का तद्भव होता है पंछी। क्या होता है? पंछी होता है। इसका पंछी होता है, तद्भव क्या होता है? पंछी। और पक्ष का दोस्तों पंख होता है। क्या होता है? तद्भव पंख होता है। और आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। असंख्या असंख्या गमन का सही संविच्छेद है। संख्या गमन का सही संविच्छेद है। ऑप्शन नंबर ये सखी आगमन, सखी गमन, संख्या गमन या संख्या गमन। तो ऑप्शन नंबर डी है सखी आगमन। क्वेश्चन नंबर 27। राधा कृष्णन डॉट 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 स्वाध्याय दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों में सही विकल्पों का चयन कर पूर्ण कीजिए। दोस्तों यहाँ राधा कृष्ण हमेशा स्वाध्याय करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। स्वाध्याय करते थे, दोनों थे करते, ना तो करते लगा सकते, ना करते हैं लगा सकते, ना करता है लगा सकते। तो क्या लगाते? करते हैं। आपको दूर से लग जाएगा क्योंकि वो लोग पास्ट में थे, भूतकाल में थे। अगली बात क्वेश्चन नंबर 28। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अर्थभेद सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। ऑप्शन ए है अनिल, अनल। तो अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। अंश, अंश, अंश का मतलब हिस्सा और अंश का मतलब कंधा होता है। अपेक्षा, आशा, उपेक्षा, निरादर, आलम और अविलंब। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? आलम्ब और अविलंब, इसका ये सही रही है, इसका ये सही रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो युग शब्द है, यहाँ आलम्ब और अविलंब का अर्थ होता है, आलम्ब का अर्थ होता है सहारा, अवलंब का क्या अर्थ होता है? अवलंब का अर्थ होता है सहारा, सहारा। जबकि अविलंब का अर्थ होता है बिना देरी के। अविलंब का मतलब क्या होता है? बिना देरी किए, बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है। आकाश वस्त्र सुगंधित द्रव्य का अर्थ देने वाले निम्न में से किसी एक शब्द का चयन कीजिए। किसी एक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ अर्क, अर्क, दिगंबर, सर्वस्व और अंबर। दोस्तों अंबर का अर्थ होता है आकाश, वस्त्र और संदिग्ध द्रव्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। माला फेरत जुग भया, अब फिरा न मन का फिर, कर का मन का डारी दे, मन का फिर। दोस्तों यहाँ एक शब्द आया मन का, मन का। दोस्तों ये एक जगह नहीं, ये 3 जगह आया है। और हमें पता है जब एक शब्द एक से अधिक जगह आए और उसका अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। अगली बात करेंगे क्वेश्चन में कहते हैं सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भये। सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भये। यहाँ दोस्तों नायक नायिका का वर्णन किया गया है, तो यहाँ संयोग श्रृंगार रस हुआ। क्या हुआ? संयोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगली बात करें, दिनांत था बे दिन, दिन था डूबते, साधेन आते गए,
ग्वाल वाल थे दिगंबर, जो रज की सुमित था, बिछाण नाना बस्ते शबेड़ थी। निम्नलिखित में पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोस्तों यहाँ ना तो चौपाई है, ना सोरठा है, ना यहाँ बरबी है, यहाँ बंसत है। क्या बंसत? यहाँ दोस्तों एक बार मैं भी चूका गया, यहाँ मैंने लगाया था कि बरबी है, लेकिन यहाँ बरबी नहीं है, यहाँ बंसत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। कार्यालय के आदेश में अधिकारी के हस्ताक्षर, अधिकारी के हस्ताक्षर कहाँ होते हैं? अधिकारी के हस्ताक्षर कहाँ पे होते हैं? दोस्तों किस स्थान पर आएंगे? ऊपर से बाईं ओर, गलत है। नीचे से बाईं ओर, ये भी गलत है। ऊपर नीचे से दाहिनी ओर, गलत है। ऊपर से दाहिनी ओर, तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होगा, नीचे से दाहिनी ओर। कहा जाएगा? नीचे से दाहिनी ओर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 34 कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है एक घूंघट, ऑप्शन नंबर बी है भोर का तारा, ऑप्शन नंबर सी है बादल की वृत्त, ऑप्शन नंबर डी है कारवां। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो एक घूंघट। दोस्तों ये एक घूंघट एकांकी जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूरत किस साहित्यिक विद्या से संबंधित है? दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर है यात्रा वृतांत, नाटक, उपन्यास या रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेखा चित्र। किसकी है? रेखा चित्र है ये। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। अंगबधु किस कवि की रचना है? अंगबधु किस कवि की रचना है? रज्जबक, कवि दद्दूलाल या सुंदरलाल। तो यहाँ दोस्तों अंगबधु ये दद्दूलाल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 37 देखेंगे, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो दोस्तों छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में 1999 में यूके में, कहा? यूके लंदन में ये आयोजित हुआ था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। एक मुंह दो बात लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। अबुद्ध के संपादक है। दोस्तों अबुद्ध जो पत्रिका थी इसके संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। और इन्होंने इनका संपादन 1907 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1907 ईस्वी में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रत्येक दिशा में साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। किसका कथन है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आचार्य आचार्य द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।